नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुदड़राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति और ये सभी क्वेश्चन हैं वो क्लास 9 की बुक के हैं और RAS मेंस 2022 के लिए हैं। दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 3 वर्गों में। एक तो पादरी वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था और एक था व्यापारी, वकील, किसान और कारीगर और नौकर वर्ग। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग फ्रांस में किस संदर्भ में किया जाता था? तो प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग फ्रांस में सामान्यतः 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांस के प्रथम 2 एस्टेट के सदस्यों को प्राप्त किसी एक विशेषाधिकार का वर्णन कीजिए। तो उन्हें है वो करों में विशेष छूट प्राप्त थी। टाइद क्या था? अब दोस्तों, टाइद एक धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइड क्या था? टाइद है वो एक धार्मिक कर था जो चर्च के जो भी मालिक थे उनके द्वारा किसानों से वसूला जाता था। 18वीं सदी में किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम बताइए जिनके विचारों का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर पड़ा। तो जॉन लॉक और जाक रूसो। तो आप जॉन लॉक और क्या लिख सकते हैं? रूसो 2 विचारक है जिनका प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा। सरकार के बारे में मोंटेस्क्यू का प्रमुख विचार क्या था? तो मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। 7वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि नेशनल असेंबली के गठन के समय 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो मिराबियो व आबे सीए। 1791 के संविधान में किन लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त था? केवल अमीर लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। 1791 के संविधान से निराश होकर महिलाओं ने क्या मांग रखी? तो 1791 के संविधान से निराश होकर महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक सुधार बताइए। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति की 3 महत्वपूर्ण विचार क्या है? 1791 के संविधान के अंतर्गत उनकी किस प्रकार गारंटी दी गई थी? तो 3 महत्वपूर्ण थे: जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी का अधिकार। 1791 के संविधान के अंतर्गत इन्हें नैसर्गिक यानी प्राकृतिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थान दिया गया था। अहरणीय स्थान के रूप में अधिकार दिया गया। इसका अर्थ था कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात रूप से प्राप्त थे तथा इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का ये कर्तव्य माना जाता था कि वे प्रत्येक नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की क्या करें? रक्षा करें। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा द्वारा 1791 में बनाए गए संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो 1791 में जो फ्रांस में संविधान बना था उनकी विशेषताएं थी। तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव, सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, शासन की शक्तियों को शासन की शक्तियाँ वो विभिन्न संस्थाओं में विभाजित कर दी गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। इसने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया। इसमें 25 वर्ष से अधिक उम्र वाला केवल ऐसे पुरुषों को ही मताधिकार दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। संविधान पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। इसमें जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानून के समक्ष समानता के अधिकार को प्राकृतिक व अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति में लॉक, रूसो तथा मोंटेस्क्यू के विचारों ने किस प्रकार योगदान दिया? तो लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का क्या किया? खंडन किया। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल
कॉन्ट्रैक्ट में प्रत्येक सदस्य द्वारा एक मत देने के लोकतांत्रिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। रूसों ने समाज में प्रचलित असमानता और निरंकुश शासन की आलोचना की तथा स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसर पर आधारित समाज की क्या की थी, रूसों ने परिकल्पना की थी। मोंटेस्क्यू, तो मोंटेस्क्यू ने राजा के दैवीय अधिकारों के ये विरुद्ध थे और वे वैधानिक शासन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका तथा अन्य न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही थी। तो फ्रांस की जनता उपयुक्त दार्शनिकों के विचारों से बहुत प्रभावित थी और इससे क्रांति को क्या मिला, बल मिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के लाभ के लिए क्या कानून पारित किए। तो महिलाओं के लिए कौन से कानून पारित किए दोस्तों, तो ये थे कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को क्या कर दिया, अनिवार्य, लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अब उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी विवाह के लिए बाध्य नहीं, अपनी मर्जी से विवाह कर सकती थी। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दिया गया। पुरुष महिला दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया था। पहले पुरुष ही अर्जी दे सकता था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती है थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांस की दास्ता के विषय में क्या स्थिति थी, किन्हीं 3 स्थितियों को स्पष्ट कीजिए। तो 18वीं सदी में फ्रांस की दास प्रथा की स्थिति ज़्यादा निंदनीय नहीं हुई। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के बेस से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं हुआ, लेकिन अंततः 1794 में कन्वेंशन द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेश के सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। ये जैकोबिन शासन का क्रांतिकारी सामाजिक सुधार था, किंतु ये कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू हुआ। 10 वर्ष बाद 1804 में नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपनी आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का निर्णायक उन्मूलन 1848 में किया गया। जीविका संकट क्या था? 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने इसके लिए 2 उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जीविका संकट क्या था? जीविका संकट एक ऐसी चरम स्थिति जिसमें जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। ये एक जीविका संकट है, यानी जीवित रहने के लिए कोई भी जैसे खाना है वो भी है, उसकी भी क्या आपूर्ति हो गई, न्यूनतम हो गई थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के जीविका संकट के लिए उत्तरदायी 2 कारण। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी, 1789 में 2.8 करोड़ हो गई, तो वृद्धि हुई थी। इस कारण खाद्यान्न की मांग तेजी से बढ़ने लगी। खाद्यान्न का उत्पादन, यानी आप लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद लिख सकते हो 1715 में जनसंख्या ये थी, 1789 में जनसंख्या ये थी। इसलिए पाव रोटी की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। बहुसंख्यकों का मुख्य आहार था, जो ये ज़्यादातर लोग, पाव रोटी है वो ज़्यादातर लोगों का क्या था, मुख्य आहार था। अधिकतर श्रमिक कारखानों में मजदूरी का काम करते थे, जिनके मालिक ने उनकी मजदूरी निश्चित की हुई थी, परंतु मजदूरी बढ़ती हुई कीमतों के अनुसार नहीं बढ़ती थी। इस प्रकार अमीर और गरीबी के बीच क्या हो गया था, अंतर बढ़ गया था। तो ये कि क्या था, यानी एक सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण था। जब भी कभी सूखे हुए ओलों का प्रकोप होने से पैदावार गिर जाती थी, तभी भी जीविका संकट पैदा हो जाता था, यानी प्राकृतिक आपदा भी आप इसमें लिख सकते हैं। एक तो जनसंख्या वृद्धि, एक प्राकृतिक आपदा। नेशनल असेंबली द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों का वर्णन। तो नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया, यानी सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने विभिन्न वो आदेश पारित किए नेशनल असेंबली ने। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए यानी विशेषाधिकार, पादरी वर्गों द्वारा अपना विशेषाधिकार छोड़ना, धार्मिक कर समाप्त करना, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि पर क्या करना, यानी संपत्ति को जब्त करना, जनता को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के साथ मौलिक अधिकार यानी भ्रातृत्व के अधिकार दिए गए। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में महिलाओं की दशा का वर्णन कीजिए, यानी 18वीं शताब्दी में महिलाओं की दशा क्या थी। अब दोस्तों
तीसरा वर्ग था जो व्यापारी वर्ग था। व्यापारी तो अधिकतर महिलाओं को जीविका उपार्जन के लिए काम करना पड़ता था। उनमें से अधिकतर को शिक्षा नौकरी का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। एक मजदूर के रूप में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती थी। कम उम्र में ही माता पिता द्वारा शादी करने के लिए बाध्य किया जाता था। अपनी नौकरी के साथ अपने परिवार की भी देखभाल करनी पड़ती थी महिलाओं को। तो महिलाओं की 18वीं शताब्दी में स्थिति क्या थी? दयनीय स्थिति थी। नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। इसके बाद उसने पड़ोस के यूरोपियन देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंश को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन ने यूरोप का आधुनिकीकरण किया और उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो स्टेट्स जेनरल का अधिवेशन 5 मई 1789 को फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने जेनरल का अधिवेशन बुलाया। तो जेनरल के 3 स्टेज थे। तो पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था और साधारण जन। इसमें तृतीय स्टेज के सदस्यों की संख्या अधिक थी, परंतु तृतीय स्टेज का एक मत माना जाता था। यह अन्यायपूर्ण था। साधारण सदस्यों की मांग थी कि तीनों सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन हो, तीनों सदनों के सदस्यों के बहुमत से ही निर्णय लिया जाए, परंतु प्रथम 2 सदनों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है कि टेनिस कोर्ट की शपथ क्या थी? 20 जून 1789 को सम्राट लुई 16वें ने तृतीय सदन यानी साधारण सदन को बंद करवा दिया, यानी तृतीय वर्ग था उसको बंद करवा दिया। इस पर इसके सदस्यों ने टेनिस कोर्ट के मैदान पर अपना अधिवेशन आयोजित किया। तो तीसरे वर्ग के जो भी सदस्य थे उन्होंने अपने टेनिस कोर्ट के मैदान में अपना अधिवेशन आयोजित किया। वहाँ उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया तृतीय वर्ग ने। उन्होंने शपथ ली कि वे अपनी बैठक जारी रखेंगे और अपना संविधान बनाएंगे। यह क्रांति का क्या था? सूत्रपात था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बास्तिल दुर्ग का पतन। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस की जनता ने बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण कर वहाँ के अपने नेताओं को छुड़ाकर जनता का राजा की निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह था जो सफल हुआ। राष्ट्रीय सभा के सुधार, नवीन संविधान, राजा को बंधक बनाना और नए चुनाव कराना। राजतंत्र का क्या हुआ था? अंत हुआ था। लुई 16वें को मृत्युदंड दिया जाना। ये क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख क्या थी? घटनाएं थी। पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के कोई 8 प्रमुख बिंदु। तो लोग स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान हैं। प्रत्येक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य लोगों के प्राकृतिक व अहरणीय अधिकारों की क्या करना? रक्षा करना। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में नहीं थे। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसे अनाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जो जनता की सत्ता को स्वीकृत न मिले। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदायी न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य का पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है, न ही गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने, छापने की आज़ादी है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, दूसरों के लिए वो क्या हो? गलत साबित हो। सार्वजनिक सेना प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। संपत्ति के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ओलंप दे गूंज द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र के कुछ मूलभूत अधिकारों का वर्णन। तो ये मूलभूत अधिकार हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब है
फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में शुरू हुई? तो सामाजिक असमानता, इसमें आप तीनों वर्गों को लिख सकते हैं, जिसमें तृतीय वर्ग सामान्य लोगों को क्या दिया था? महत्व नहीं दिया गया था। दोनों वर्गों को महत्व, अन्यायपूर्ण कर, तो मध्यम वर्ग का उदय होना, दार्शनिक तथा विद्वानों का प्रभाव, लोक, मोंटेस्क्यू, रूसो, वाल्टेर आदि के बारे में आप लिख सकते हैं। जीने का संघर्ष, यानी जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था उस समय पावरोटी की वगैरह की कीमत बढ़ गई थी। ए स्टेट जनरल की बैठक, और यह आप लिख सकते हैं इसमें। और अगला है फ्रांसीसी समाज के किन किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला, उसके बारे में लिखता है। तो फ्रांसीसी समाज में वे तबके जिन्हें क्रांति से लाभ हुआ, तो तीसरे स्टेट के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, जिसमें किसान, श्रमिक, अदालती, वकील, अध्यापक, डॉक्टर आदि शामिल थे। वे समूह जो सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे उन्हें भी फायदा हुआ। क्रांति के नतीजों से निराश समूह हैं, इन लोगों को क्या हुआ था? फायदा हुआ था। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी? तो सामंतवाद का क्या हुआ था? अंत हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के कारण। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का क्या हुआ था? विकास हुआ था। जनवादी अधिकारों के विचार उत्पन्न हुए थे। राष्ट्रवाद की धारणा उत्पन्न हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला है उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो हमें आज मिले हुए हैं और उनका उद्गम फ्रांस की क्रांति से हुआ। समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी क्या है? फ्रांसीसी क्रांति की देन माने जाते हैं। नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है? तो नेपोलियन के उदय को फ्रांसीसी क्रांति एवं राजनीतिक अस्थिरता। नेपोलियन का उदय किस प्रकार हुआ आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।